देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर कानपुर से है। कानपुर में लव जिहाद पर रोकथाम के लिए जिलाधिकारी को ज्ञापन, जय श्री राम के नारों के साथ उठाई 13 सूत्रीय मांग। कानपुर नगर में 18 अप्रैल को लव जिहाद के नाम पर कथित अवैध धर्मांतरण और सामाजिक सुरक्षा को लेकर एक संगठन द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय पर ज्ञापन दिया गया। इस दौरान जय श्री राम, बेटियों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान के नारे लगाए गए हैं। मुख्य मांगों पर फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित कर 6 माह में सुनवाई पूरी करने, धर्मांतरण में सहयोग करने वालों को संगठित अपराध की श्रेणी में लाकर कड़ी सजा देने। प्रदर्शनकारियों ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से 13 सूत्रीय मांग की है और साथ ही ज्ञापन में लव जिहाद मामलों की जांच के लिए हर जनपद में विशेष पुलिस थाने और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट गठित करने की मांग की गई है। ज्ञापन में विवाह के उद्देश्य से धर्मांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध, समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने और प्रभावित महिलाओं को विदेश भेजे जाने पर पूर्व सूचना एवं सुरक्षा व्यवस्था के बारे में गहरी बातें कही गई। आज आप लोग यहाँ पे किस लिए एकत्रित हुए हैं और क्या ज्ञापन मांगे? आज हिंदू जागरण मंच के द्वारा लव जिहाद के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया है, जिसमें लव जिहाद भारत छोड़ो का नारा दिया गया है। इसमें माननीय एसीएम जी को ज्ञापन दिया गया है। वर्तमान में माननीय जिलाधिकारी की दरबार में से इसलिए ज्ञापन दिया गया और मांगे रखी गई है। लव जिहाद के राष्ट्रीय कोड बने और जो लव जिहाद के उसको अनैसे बंद किया जाए, ये मांग है विश्व हिंदू परिषद और हिंदू जागरण मंच की। इस तरीके के जो लव जिहाद के मामले जो सामने आ रहे हैं उनके खिलाफ आपको और भी कुछ अभी तो ज्ञापन दिया गया, ज्ञापन अगर नहीं स्वीकार किया जाएगा कि नहीं कार्रवाई की जाएगी तो हम लोग उत्तर प्रदेश के समस्त तहसीलों में एक साथ ज्ञापन देंगे और धरना प्रदर्शन भी करेंगे लव जिहादियों के खिलाफ। इसी प्रकार का कोई जन जागरण अभियान या वैसा कुछ जन हमारा चल रहा है, जागरूक करने का समय आ गया। जन जागरूक 20 साल से चल रहा है, परंतु क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। जब तक प्रशासन सहयोग नहीं करेगा तब तक काम नहीं बनेगा। हम प्रशासन सहयोग की आशा करते हैं कि हमारे साथ सहयोग करे और इस पर कड़वा कानून बना लव जिहाद के खिलाफ। दो शब्द हम भी कुछ कहना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आधा मिनट का ये तो आज हिंदू जागरण मंच के द्वारा किसको ज्ञापन दे रहे हो, क्या मांगे? मेरा नाम धर्मेंद्र त्रिपाठी है, गौ माता नंदी आनंदी का चरण सेवक हूँ। आज ज्ञापन देने आए हैं जो हिंदू धर्म की बहन बेटियां हैं लव जिहाद में फंस रही हैं और यहाँ पे जो आधार कार्ड वैलिड है, फर्जी आईडी के थ्रू यहाँ पे लव जिहाद शादियां हो रही है। हमारी एक इच्छा है कि जो भी शादी अगर कोर्ट मान्य कर रही है, बिना माता पिता के ओरिजिनल आईडी के तहत कोई भी शादी न किया जाए और लव जिहाद से जो भी एक अलग थाने प्रस्तुत किए जाए, ताकि जो भी लव जिहाद में बच्चे फंसाए जा रहे हैं हिंदू धर्म के, उनको उससे छुटकारा पाए। ये किस तरीके की शादी है उसके बारे में कुछ थोड़ा बता। शादी के तहत ये है कि ये लोग अपने यहाँ ले जाते हैं हमारे बच्चों को, हिंदू बहन बेटियों को, और लव जिहाद में जब उनके बच्चे 4-6 हो जाते हैं फिर उनके शरीर का एक एक पार्ट्स को बेचने का काम कर रहे हैं। पहले करते थे केवल शादी से बच्चे पैदा, अब बच्चे भी पैदा कर रहे हैं तो हमारी बहन बेटियों की शादी करके उनका एक एक अंग बेचने का भी कार्य कर रहे हैं। क्या मांगे आपको? किस तरह की? हमारी एक प्रदेश सरकार से पूरी मांग है कि हिंदू बहन बेटियों को सुरक्षित की जाए। एक पूरे जिले में लव जिहाद के विरुद्ध एक थाना, एक कोतवाली बनाई जाए जिसमें सब बहन बेटियों की सुनवाई हो।
खबर चंदौली से है, जहां पुलिस ने धमकी देकर जबरन वसूली मामले का किया खुलासा। पुलिस ने 2 वसूलीबाजों को किया गिरफ्तार। अभियुक्तों के कब्जे से 3 लाख रुपए के गहने और 1,350 रुपए किए बरामद। अभियुक्त मोहित यादव व नीरज यादव ने युवती को धमकाकर नकदी व गहनों का किया था मांग। डर के मारे युवती ने अभियुक्त को दे दिए थे घर में रखे गहने व पैसे, और साथ ही युवती ने परिजनों ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की रखी थी मांग। पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर जाँच कर दिया था शुरू। एसपी चंदौली महोदय के कुशल नेतृत्व में और एडिशनल एसपी सदर महोदय के कुशल पर्यवेक्षण में थाना धानापुर की टीम के द्वारा आज 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इसके संबंध में पूर्व से ही थाने पर मुकदमा दर्ज था। ये मुकदमा रंगदारी की सुसंगत धाराओं में दर्ज था। इसमें प्रकरण ऐसा था कि वादी मुकदमा की तहरीर पे ये मुकदमा दर्ज करके इसकी जांच की जा रही थी। तभी मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली कि 2 अभियुक्त जो इस मुकदमे से संबंधित है मौजूद है। इन्हें पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया, पूछताछ की गई। इनके कब्जे से हमें 1 लाख रुपए कैश, एक सफेद धातु की पैजनी, एक मांग टीका पीली धातु का, एक पीली धातु की अंगूठी और दूसरे व्यक्ति नीरज यादव, पहले व्यक्ति का नाम है मोहित यादव और दूसरे का नाम है नीरज यादव। ये दोनों धानापुर के ही रहने वाले हैं। और नीरज के कब्जे से हमें एक कमरबंद, 2 अदद टॉप्स और एक बचिया और कुछ कैश मिला है। ये पूरा जो माल बरामद हुआ है इसकी मार्केट में लगभग कीमत 3 लाख रुपए के आसपास की है और 1 लाख रुपए कैश बरामद हुए हैं। प्रकरण ऐसा था कि इन लोगों ने वादी मुकदमा की बच्ची को डराया धमकाया था और उसके परिवार की हत्या कर देने की धमकी दी थी और इससे रंगदारी मांगी थी। डर के कारण बालिका ने इनको ये अपने घर में रखे हुए गहने और रुपए डर के कारण, अपने परिवार की सुरक्षा के कारण दिए थे, जिसकी शिकायत पर वादी की तहरीर में मुकदमा दर्ज था और इनकी तलाश की जा रही थी। और ये एक बहुत ही कम समय के अंदर थाना धानापुर की टीम के द्वारा इन दोनों ही अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और एक अच्छी रिकवरी की गई है। इसमें अभियुक्त नीरज यादव जो है, इसका पूर्व से ही आपराधिक इतिहास है और हत्या का प्रयास आर्म्स एक्ट की धाराओं में ये अभी कुछ दिन पहले जेल से छूट के आया है। तो ये दोनों ही आपस में मित्र हैं, साथी हैं और इन्होंने मिलकर केस घटना को अंजाम दिया। तहसील सवाईजपुर में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान विभिन्न विभागों से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई। मौके पर मौजूद अधिकारियों द्वारा कई शिकायतों का तत्काल निस्तारण किया गया। इस दौरान एसडीएम मयंक कुंडू ने स्वयं उपस्थित रहकर फरियादियों की समस्याएं सुनी और जो प्रकरण मौके पर निपटाए जा सकते थे उन पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश भी दिए और साथ ही शेष प्रार्थना पत्रों को संबंधित विभागीय अधिकारियों को सौंपते हुए उन्हें प्राथमिकता के आधार पर जल्द निस्तारण करने के निर्देश भी दिए। एसडीएम मयंक कुंडू ने बताया, संपूर्ण समाधान दिवस में प्राप्त शिकायतों को गंभीरता से सुना गया। जो मामले मौके पर निस्तारित हो सकते थे उनका तत्काल निस्तारण भी किया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को ऋषिकेश में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में 4 धाम यात्रा 2026 का विधिवत शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने संयुक्त रूप से वहां पर रोटेशन यात्रा व्यवस्था समिति द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में देश भर से आए श्रद्धालुओं की बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सुगम, सुरक्षित और सुव्यवस्थित यात्रा के लिए पूरी तरह संकल्पित है। उन्होंने कहा, 4 धाम यात्रा केवल एक मार्ग नहीं बल्कि आस्था और आत्मा को जोड़ने वाला अनुभव है। मुख्यमंत्री ने स्वयं तैयारियों की समीक्षा की ताकि हर श्रद्धालु देवभूमि से सुखद स्मृतियां लेकर लौटे। मुख्यमंत्री ने ऋषिकेश में स्थापित स्वास्थ्य शिविर का निरीक्षण किया और यात्रियों की सेहत के प्रति संवेदनशीलता जताई है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने यात्रियों से सरकारी एडवाइजरी का पालन करने और स्वास्थ्य जांच के बाद ही यात्रा शुरू करने का भी निवेदन किया है। आज यहाँ से शुरुआत हो गई है
और चारधाम यात्रा कल से विधिवत रूप से प्रारंभ हो रही है। कल यमुनोत्री गंगोत्री के कपाट खुलेंगे, 22 को केदारनाथ जी के और फिर बद्रीनाथ जी के कपाट खुलने जा रहे हैं, फिर हेमकुंड साहब के खुलेंगे। यात्रा अच्छी हो, सभी व्यवस्थाएं ठीक प्रकार से यात्रियों के लिए व्यवस्थित हो, उसके निमित्त काफी सारी व्यवस्थाएं, काफी सारी समीक्षाएं की गई हैं, सभी प्रबंध किए गए हैं। हम सभी तीर्थ यात्रियों का, श्रद्धालुओं का, देश भर से आने वाले सभी भक्तों का देवभूमि में स्वागत करते हैं। प्रत्येक वर्ष यात्रा का एक अपना एक नया मुकाम बन रहा है। इस वर्ष भी एक और अच्छा मुकाम बनेगा, एक नया मुकाम बनेगा। भगवान के आशीर्वाद से, चारों धामों के आशीर्वाद से यात्रा भव्य और दिव्य होगी। नहीं, उसके लिए हम पूरी तरह से पहले से ही जो है हमने सारी व्यवस्थाएं, सारी औपचारिकताओं को आगे बढ़ाया है और वन भूमि का जो मामला है उसमें रहने वाले लोगों के लिए हमारी सरकार उनके साथ है, उनके लिए हर प्रयास कर रही है। यहाँ के हमारे सारे जनप्रतिनिधि भी कर रहे हैं, विधायक जी भी कर रहे हैं, अन्य लोग भी कर रहे हैं, सभी लोग लगे हुए हैं, जल्दी उसका रास्ता निकलेगा। सर, पहला यात्री काफी उत्साहित है, कल यात्री काफी होश में आया और तमाम सारे देखिए, देश के इतिहास में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक युगांतकारी निर्णय लिया गया। भारत की दोनों ही सदनों ने, लोकसभा और राज्यसभा ने, नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित किया और 2029 से इसको लागू होना था। इसके लिए केंद्र की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उस पर चर्चा और उस पर संशोधन लेकर आई थी, जिससे कि सभी सदनों में, विधानसभा और लोकसभा, राज्यसभाओं में 33% सीटें महिलाओं के लिए सुरक्षित हो जाती, आरक्षित हो जाती। लेकिन जिस प्रकार से पूरे देश ने देखा है कि जो लोग महिलाओं का सम्मान नहीं करते थे, अपने समय में महिलाओं पर अत्याचार करते थे, उत्पीड़न करते थे, उनको ये रास नहीं आया और प्रधानमंत्री मोदी जी और केंद्र सरकार के द्वारा जो संशोधन लाया गया था कि 2029 में महिलाओं के अधिकारों के लिए उसको लागू करना है, वो पारित नहीं हो पाया। ये इनकी सोच को दर्शाता है कि महिलाओं को जो उनका अधिकार मिलना चाहिए था, उस अधिकार को इन्होंने रोकने का काम किया है, इसको बैरियर बनने का काम किया है। नारी शक्ति को निर्णयों में और नीतियों में भागीदार बनना था, उसको रोकने का काम किया है। निश्चित रूप से मातृशक्ति का बहुत बड़ा अपमान है। एक देश का इतिहास बनता, मातृशक्ति देश की हमारी आधी आबादी उन सभी निर्णयों और नीतियों में शामिल होती, लेकिन इनको ये बिल्कुल, ये लोग इसको स्वीकार नहीं कर सकते थे, इसलिए इन्होंने इस प्रकार से बिल में समर्थन नहीं किया, बल्कि विरोध कर। चारधाम यात्रा शुरू होने से एक दिन पहले हरिद्वार में प्रशासनिक तैयारियों के बीच धार्मिक आस्था का भी विश्वास देखने को मिला है। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे और साथ ही आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप हर की पैड़ी पहुंचे हैं, जहां उन्होंने मां गंगा का विधिवत पूजन कर यात्रा के सफल और साथ ही निर्विघ्न संपन्न होने की कामना की। हरिद्वार को चारधाम यात्रा का प्रवेश द्वार माना जाता है और यहीं से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आगे की यात्रा के लिए रवाना होते हैं। ऐसे में प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। कमिश्नर ने बताया कि जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और साथ ही एसएसपी नवनीत भुल्लर लगातार व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और यहाँ हर स्तर पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है और साथ ही ऋषिकुल मैदान में रजिस्ट्रेशन काउंटर स्थापित किए गए हैं, जहां यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए गए। पिछले वर्ष 51,000 लाख श्रद्धालुओं ने चारधाम यात्रा की थी, जबकि इस बार यात्रा शुरू होने से पहले ही 18 लाख से अधिक श्रद्धालु ऑनलाइन पंजीकरण करा चुके हैं। कि हमारी चारधाम की यात्रा इस प्रदेश की नहीं, पूरे देश की बड़ी महत्वपूर्ण यात्रा है और कल से हमारे गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुल रहे हैं। 22 को बाबा केदार के और 23 को बद्रीनाथ जी के और हेमकुंड साहब के मई मंथ में। तो हम लोग माँ गंगा को, जो हम सब की संरक्षक है, आज हमने और आईजी साहब ने और पूरे जिला प्रशासन के लोगों ने माँ गंगा से उनकी पूजा अर्चना करके ये आशीर्वाद मांगा है कि हमारी ये चारधाम यात्रा निर्विघ्न और सकुशल संपन्न हो और हम सभी पूरे उत्साह से जो भी हमारे तीर्थयात्री आ रहे हैं उनके दिल लगाकर सेवा कर सकें और उन्हें सुरक्षित
यात्रा का एक संदेश भी दे सके। व्यवस्थाएं यहाँ पर बहुत ही पर्याप्त हैं। यहाँ पर स्टेशन काउंटर आपने देखा होगा ऋषिकुल में लगा हुआ है। यहाँ पर सभी धर्मशालाएं हैं, होटल्स हैं। यात्रियों की सुविधा का पूरा ध्यान रखा गया है, कहीं ओवर रेटिंग न हो, मौसम की जानकारी उनको समय पर मिलती रहे, ट्रैफिक रूट में क्या स्थिति है उनकी जानकारी मिलती रही। सारी व्यवस्थाएं लोगों ने कर रखी है। बीते वर्ष 51 लाख लोगों ने दर्शन किया था और अभी तक 18 लाख लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लिया है। बाकी जो लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाते उनके लिए हम लोगों ने मैनुअल रजिस्ट्रेशन कि हमारी इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड के जनपद ऊधम सिंह नगर से सामने निकल कर आ रही, जहां सत्ता पक्ष के पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल द्वारा सोशल मीडिया पर जारी किया बिना कानूनी अनुमति के मूर्ति लगाने वाला ये बयान पूरी तरह झूठा साबित हुआ है। जबकि सच्चाई ये है कि जसपुर खंड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई मूर्ति लगाने को लेकर पिछले वर्ष कार्यालय आदेश जारी हुआ था, जिसमें 15 दिसंबर 2025 से 14 जून 2026 तक का कार्य होगा। दरअसल आपको बताते चले कि यह पूरा प्रकरण उत्तराखंड के जनपद ऊधम सिंह नगर के जसपुर नगर से बीते 15 अप्रैल 2026 का है, जब नगर के ठाकुर मंदिर चौराहे के निकट वर्तमान कांग्रेस विधायक आदेश सिंह चौहान अपने समर्थकों सहित वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने को लेकर खदान कार्य के लिए गए थे। तभी सत्ता पक्ष के पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल भी अपने समर्थकों सहित सूचना पाकर तत्काल मौके पर पहुंचे और वहां जारी खदान कार्य का विरोध कर रहे थे। देखते ही देखते ये मामला इतना तूल पकड़ गया कि दोनों विधायकों के समर्थक आपस में भिड़ गए और जमकर हंगामा शुरू कर दिया गया। आज का जो जैसे आप पिछले दो दिन से देख रहे हैं, जसपुर क्षेत्र में एक घमासान मचा हुआ है, वो भी सिर्फ एक हमारी वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति स्थापना को लेकर। अब ये बताइए, जब पिछले कुछ वर्षों से यहाँ पे ठाकुर मंदिर के सामने एक स्थान पर उनकी जयंती मनाई जा रही थी, अगर विरोध करना था तो उस समय पे क्यों नहीं किया? जब लास्ट टाइम पे जब मूर्ति स्थापना की जा रही थी तभी वो गुंडागर्दी करने क्यों आए, क्यों रोका? और सरकारी काम को रोकने के लिए उनको परमिशन किसने दी? तो ये गुंडागर्दी क्यों? वहाँ तो दूसरी ओर विशेष पार्टी बीजेपी पार्टी ये कहती है कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, तो ये किस तरह का सम्मान था? जसपुर क्षेत्र में एक भी वीरांगना की मूर्ति नहीं है। एक पहली मूर्ति लगने जा रही थी जिसको भी उसमें इनको परेशानी हुई और उसको हटाने के लिए अब गुंडागर्दी को उतारा है। अब खुद ही सोचिए, एक और तो प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं और दूसरी ओर उनके बाशिंदे करते क्या है। के पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल जी और उनके जाति वर्ग के लोग थे जिन्होंने आकर के उस काम को रोक दिया। वहाँ पे मैदान में इसलिए उतरना पड़ा, एक हमारी वीरांगना है महारानी लक्ष्मीबाई, सभी जानते हैं। उन्होंने अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए वो अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपने बच्चे को पीठ में बांधकर और अंग्रेजों से लोहा ले रही है। आज उसी महिला की प्रतिमा हम लगाना चाहते हैं और 2 साल से हम कुछ जगह ठाकुर मंदिर के सामने वहाँ पर जयंती भी मना रहे हैं, लेकिन यहाँ आज ज्ञापन भी दे रखा था। वो ज्ञापन पूरा होने के बाद विधायक जी जैसे प्रतिमा को वहाँ लगाने के लिए कार्य शुरू किया तो उन लोगों ने, दूसरे लोगों ने आकर यहाँ पर लड़ाई झगड़ा किया, गाली गलौज की, विधायक को गुंडागर्दी का ही। तो आप बताएं कि मैं पूछना चाहती हूँ लोगों से कि एक वीरांगना की प्रतिमा लगाने में उनको क्या आपत्ति है? क्योंकि विधायक जी अगर एक अच्छा कार्य कर रहे हैं, महिला के सम्मान, हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि आदिवासी महिला को सम्मान मिलना चाहिए, तो क्या आज वो वीरांगना जो थी रानी लक्ष्मीबाई, क्या वो महिला नहीं थी?
क्या उसने देश के लिए नहीं किया? क्या वो जाति विशेष के लिए किया? उन्होंने सभी जाति धर्मों के लिए किया है, सभी पूरे देश के लिए किया है, सारी जाति वर्ग के लिए किया है, क्या एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं किया? तो हम चाहते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा वहाँ पर लगनी चाहिए और विधायक जी को जो अपशब्द गुंडागर्दी कहा गया है उसका ज्ञापन हम दे रहे हैं कि उन्होंने क्यों ऐसा शब्द किया। क्या क्षत्रिय समाज गुंडा है? क्या वो जाति से वो ठाकुर नहीं थी, वो ब्राह्मण थी? और सुरेंद्र मोहन सिंगर ने इतना अपवाद वहाँ पर किया, अपने साथ के ले जाकर वहाँ समर्थकों को लेकर वहाँ विधायक के साथ धक्का मुक्की की क्यों की? जब वो महिला का, जब उन्हीं के प्रधानमंत्री बीजेपी के कहते हैं कि महिला का सम्मान होना चाहिए, तो वहाँ जाके क्यों वहाँ पर क्यों ऐसा ये लड़ाई झगड़ा किया जा रहा है? और ऊपर से दोबारा उनको जो कार्य सही कर रहे हैं उन पर कह रहे हैं कि नहीं गुंडागर्दी कर रहे हैं। अगर ये है कि वहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई की स्मृति लगनी चाहिए, उन्हीं की याद में हम ये लगाना चाहते हैं और 2 साल से हम वहाँ जयंती भी मना रहे हैं। आज का जो जैसे आप पिछले दो दिन से देख रहे हैं, जसपुर क्षेत्र में एक घमासान मचा हुआ है, वो भी सिर्फ एक हमारी वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति स्थापना को लेकर। अब ये बताइए, जब पिछले कुछ वर्षों से यहाँ पे ठाकुर मंदिर के सामने एक स्थान पर उनकी जयंती मनाई जा रही थी, अगर विरोध करना था तो उस समय पे क्यों नहीं किया? जब लास्ट टाइम पे जब मूर्ति स्थापना की जा रही थी तभी वो गुंडागर्दी करने क्यों आए, क्यों रोका? और सरकारी काम को रोकने के लिए उनको परमिशन किसने दी? तो ये गुंडागर्दी क्यों? वहाँ तो दूसरी ओर विशेष पार्टी बीजेपी पार्टी ये कहती है कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, तो ये किस तरह का सम्मान था? जसपुर क्षेत्र में एक भी वीरांगना की मूर्ति नहीं है। एक पहली मूर्ति लगने जा रही थी जिसको भी उसमें इनको परेशानी हुई और उसको हटाने के लिए अब गुंडागर्दी को उतर आए। अब खुद ही सोचिए, एक और तो प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं और दूसरी ओर उनके भाषण करते क्या है। पूर्व विधायक डॉक्टर सुरेंद्र मोहन सिंगर जी और उनके जाति वर्ग के लोग थे जिन्होंने आकर के उस काम को रोक दिया वहाँ पे। हमारे पास ब्लॉक मिलवा वर्क ऑर्डर था और हम वहाँ काम शुरू करने के लिए गए। माए नदी लगनी थी तो वहाँ माननीय विधायक जी को भी बुलाया गया। तो जब हमने काम शुरू किया तो डॉक्टर सुरेंद्र मोहन सिंह और शोभित अग्रवाल और सौरभ अग्रवाल और इनके एक साथी वहाँ आए। काम वहाँ वजह के था मैं यहाँ जो काम नहीं कर सकता भाई, वहाँ काम क्यों नहीं हो सकता? हमारे पास वर्क ऑर्डर है भाई, ब्लॉक से हमें वर्क ऑर्डर मिला हुआ है, काम रुकवाना था तो ब्लॉक के द्वारा रुकवाया जा सकता था, तो इनका क्या मतलब होगा? तो मांग है हमारी के हमारी FIR दर्ज हो और वहाँ पे जो है हमारा कार्य शुरू हो बिना बाधा। बस यही है निवेदन के भाई हमारी FIR हो और हमारा कार्य जो है। क्या है पूरा मामला? बार बार पूर्व विधायक द्वारा एक आरोप लगाया जाता है कि बिना प्रशासन की मंजूरी के वहाँ काम चल रहा है। पहली बार मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, 3 बार वो भी यहाँ से विधायक चुने गए, क्या उन्होंने विधायक निधि से काम ऐसे कराए? लेकिन आज तो ऑनलाइन व्यवस्था है। ऑनलाइन स्वीकृति होने के बाद, CDO से स्वीकृत होने के बाद जो कार्यदायी संस्था होती है उसका जो है वर्क ऑर्डर देती है, और जो वर्क ऑर्डर ये है 15/10/25 उसके तहत वह कार्य हो रहा था। और विधायक होने के नाते उन्होंने मुझे भूमि पूजन के लिए बुलाया। तो मैं पूछना चाहता हूं कि आपको अधिकार किसने रोकने का काम दिया? कि आप कौन है? क्या यहाँ के गुंडे या डोन आप हैं? और एक मूर्ति कोई बता दें या एक या शिलापट बता दें कि उन्होंने किसी स्मारक का बनाया हो, किसी शहीद का बनाया हो। बग्गा द्वार उनके टाइम में शहीद हुआ, लेकिन उसका द्वार मेरे द्वारा बनाया गया। हमारा एक चौहान सैनिक मुरली वाले का वो शहीद हुआ उनके समय में, उसका द्वार मेरे द्वारा बनाया गया। वीर अब्दुल हमीद मेरे द्वारा बनाया गया। सरदार सुखदेव जी और हमारे जो सरदार भगत सिंह द्वार वो मेरे द्वारा बनाया गया। पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति में भी इन्होंने अवरोध पैदा किया था जब लगी थी। विनय रोयले जी ने उसकी शुरुआत की थी और जब लगाने गए तो इन्हीं के द्वारा उस पर रोक लगाई गई। और देखिए आज वो व्यापारियों को भड़काना चाहते हैं। उन्हीं के द्वारा जो बाजार, जो हमारे रेडी ठेली वाले, जिसमें बेचारे मुस्लिम समुदाय के लोग, SC वर्ग के लोग, OBC वर्ग के लोग फड़ लगाकर ठेली लगाकर पैसा कमाते थे और हमारे जसपुर की करोड़ों का टर्नओवर था, उसको आज इन्होंने खत्म कर दिया। और एक अपने चहेते के द्वारा एक जनहित याचिका डलवा के वो बाजार खाली करा दिया और उनके चहेतों की आज पार्किंग खड़ी, गाड़ी खड़ी है। और वही वो फिर चाहते हैं और आज कह रहे हैं कि मैं साहब को ऐसा काम नहीं होने दूंगा। अरे काम करने वाले तुम। गुरुद्वारा उनके पास, गुरुद्वारा साहिब के माइक के लिए इन्होंने जनहित याचिका डलवाई
और इन्होंने हाई कोर्ट में कहा कि साहब ये तेज आवाज़ में बजाते हैं। तो आप सिख समुदाय से पूछ सकते हैं कि इन्होंने उसको बंद कराने का प्रयास किया था, नहीं किया था। ये ताकत में घमंड में थे, लेकिन आज इनका घमंड, इनके क्या कह सकता हूँ कि मैं घमंड बर्दाश्त नहीं करेगी जसपुर की जनता। और मैं फिर इनको कहना चाहता हूँ कि आप एक डॉक्टर हैं, मैं सम्मान करता था एक डॉक्टर होने के नाते, डॉक्टर सिंगल के नाते नहीं, लेकिन एक मरीज बताएं कि रात में उठ के इन्होंने किसी मरीज को बचाया हो। और आज जब अस्पताल में मरीज आने शुरू बंद हो गए तो सरकारी अस्पताल बैठते हैं। अरे मरीज फ्री देखना तो अपने अस्पताल में देखिए, वहाँ क्या जरूरत है आपको जाने की। लेकिन वहाँ के बहाने ECG और फलाने के बहाने लाते अपने अस्पताल में। कोई भतीजा भी वहीं बैठता, वो भी मरीज भेजता अपने अस्पताल में। जितने गलत काम तुम्हारे टाइम में हो रहे हैं, लेकिन वो काम मेरे आने के बाद सब बंद होंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। कल से शुरू होने वाली है चारधाम यात्रा को लेकर उप परिवहन आयुक्त ने किया है नारसन बॉर्डर का निरीक्षण। उत्तराखंड में 19 अप्रैल से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। आपको बता दें, उत्तराखंड की चारधाम यात्रा के लिए नारसन बॉर्डर प्रमुख प्रवेश द्वार माना जाता है और साथ ही बाहरी राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं यहीं से उत्तराखंड में प्रवेश करते हैं, इसलिए इस स्थान का विशेष महत्व भी है। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने यात्रा सहायता केंद्र, पार्किंग व्यवस्था, यातायात नियंत्रण, पेयजल, शौचालय और अन्य मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया है। इस दौरान सुनील शर्मा उप परिवहन आयुक्त ने बताया कि चारधाम यात्रा को लेकर सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और संबंधित विभागों को आवश्यकता और साथ ही दिशा निर्देश प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यात्रियों के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है, जहां यह यात्रा विश्राम गृह की भी व्यवस्था की गई है और उन्होंने सभी यात्रियों से अपील की है कि प्लास्टिक की बोतलों और साथ ही प्लास्टिक सामग्री के उपयोग से बचें तथा उत्तराखंड की पवित्र और स्वच्छता बनाए रखें। इसमें माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश हैं। मुख्यमंत्री जी ने निर्देश ये दिए हैं कि चारधाम यात्रा जो है हमारी सकुशल सेफ रहे और किसी भी यात्री को परेशानी ना रहे। इसलिए हमने जितनी भी हमारी चेक पोस्ट हैं वो हमारी सारी सक्रिय कर दी गई हैं। चेक पोस्ट पर यात्रियों को जो ग्रीन कार्ड जाता है उनकी वाहनों में, उसको चेक करने के लिए ड्यूटी भी लगा दी गई है। और हमारा ग्रीन कार्ड सेंटर जो नारसन में है वो आज से हमने चालू कर दिया है। यहाँ पर जो बाहर से आने वाली गाड़ियाँ हैं, क्योंकि 60% ट्रैफिक हमारा नारसन से होता है, तो यहाँ पर आज से ग्रीन कार्ड बनना भी चालू हो गया है अदर स्टेट की गाड़ियों का। और यहाँ पर हमने व्यवस्थाएं करी हैं, जिसमें एक हॉल जो है उसको तैयार किया गया है यात्रियों को बैठने के लिए, उसमें AC भी लगाया है और विश्राम के समय उनको TV की जानकारी भी दी जा रही है कि कैसे चारधाम यात्रा में क्या क्या होता है, उसके संबंध में वीडियो भी दिखाई जा रही है, क्या करना है क्या नहीं करना है। और यहाँ जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, पानी की, टॉयलेट की, ये सब व्यवस्थाएं हमारे यहाँ कर ली गई हैं और जो छोटी मोटी अगर दिक्कतें होंगी उसको कल परसों तक पूरा सब ठीक कर लिया जाएगा। लगातार भी हमने सख्त निर्देश दिए हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति आने वाले जो वाहन में जो यात्री आते हैं या गाड़ी मालिक आते हैं उनको ये ना बरगलाए कि हम आपका ग्रीन कार्ड बनवा देंगे और उससे कोई भी ऐसी डिमांड ना करे। तो इस संबंध में हमने ART और रुड़की को निर्देश दिए हैं कि वो भी यहाँ पर बैठेंगे और पूरी इस व्यवस्था का निरीक्षण करेंगे, सुपरविजन करेंगे और कोई भी ऐसा अगर व्यक्ति पाया जाता है तो उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई करी जाएगी। यात्रियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? यात्रियों के हम ये कहना चाहेंगे कि चारधाम यात्रा में आप आ रहे हैं, आपको एक सुखद एक अनुभव हो, उसके लिए हम भी अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं और वो भी अपना धैर्य बनाए रखें और जो भी यात्रा पे जा रहे हैं उनकी यात्रा सकुशल रहे। देखिए, ऐसा है कि जो नारसन है, नारसन को हम ग्रीन कार्ड सेंटर के रूप में डेवलप कर रहे हैं। पिछले साल भी यहाँ किया गया था और हमारी अपेक्षा ये है कि जितने भी बाहर से दिल्ली की साइड से वाहन आएंगे उनको आसानी से यहाँ पर ग्रीन कार्ड बनाया जा सके। उसके लिए हमने यहाँ साथ यात्रियों के बैठने के लिए, यात्रियों के विश्राम के लिए और ड्राइवरों की ट्रेनिंग के लिए व्यवस्था की गई है। यहाँ के अधिकारियों द्वारा न सिर्फ अच्छे शौचालयों की व्यवस्था करी है, साथ में यहाँ पर इंफॉर्मेशन के बोर्ड्स भी लगाए गए हैं जिससे किसी भी यात्री को कोई भी जानकारी प्राप्त करने में कोई कमी ना हो। हमारा ये पूरा प्रयास है कि लोग जो चारधाम यात्रा में आए उनको सुरक्षित, अफोर्डेबल हम बसें प्रोवाइड करें। इसके साथ साथ मेरा ये भी निवेदन है कि जो भी यात्री आए, उत्तराखंड राज्य के अंदर उसकी सुंदरता और उसकी नदियों की पवित्रता को बनाए रखने के लिए कोई भी गंदगी ना फेंके, डस्टबिन का प्रयोग करें अपनी गाड़ी में और प्लास्टिक की बोतलों का ना के बराबर उपयोग करें, जिससे कि हमारे उत्तराखंड के अंदर गंदगी ना फैल सके।
रुड़की के मंगलौर क्षेत्र में 10वीं कक्षा की सीबीएसई परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद ग्रीन हिल्स ग्लोबल एकेडमी में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए क्षेत्र में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। विद्यालय का परीक्षा परिणाम 100% रहा है, जिससे स्कूल परिवार में खुशी का माहौल देखने को मिला। विद्यालय की छात्रा इरा मलिक और साथी लैबोली ने 97.6% अंक प्राप्त कर स्थान पहला हासिल किया है। वहीं स्नेहा सैनी रुड़की ने 95.4% अंक प्राप्त कर द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा यशस्वी वाणी सहरावत और साथी नगला चीना आरव विरले और साथी सभी लोगों ने क्षेत्र का नाम रोशन किया है। विद्यालय के प्रधानाचार्य के स्कूल के स्टाफ के साथ साथ बच्चों को लगन और उनके माता पिता को भी इस सफलता का पूरा श्रेय दिया है। उनके सहयोग और परिणाम और साथ ही परिश्रम से बिना बच्चों का विद्यालय में शीर्ष स्थान प्राप्त करना संभव नहीं था। सभी की मेहनत रंग लाई है और विद्यार्थियों ने शानदार परिणाम हासिल किए हैं। विद्यालय प्रबंधन की ओर से सभी विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी गई। साथ ही अभिभावकों से अपील की गई है कि परीक्षा के समय बच्चों को शांत और सकारात्मक वातावरण दें, ताकि उनकी समय साथ समय बिताएं तथा उनके इस किसी प्रकार की मानसिक उन पर दबाव न बने। Good morning everyone, myself Sneha Sani from Green Hills Global Academy. I have scored 95.4% in my recent board exam and I will pursue medical field in 11th and 12th class to become a doctor that make a difference in people's life. Hello everyone, my name is Ira Malik. I am from Green Hills Global Academy School. I scored 97.6% in my class 10 CBSE board exams, and for this achievement I want to thank my parents, my family and most importantly my teachers who always guided and supported me for this journey. मैंने तो अपना पूरा 100% दिया है। मुझे सबने बहुत सपोर्ट किया, मेरे टीचर्स ने, जिन्होंने हर बार मुझे अच्छे से सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हर चीज़ प्रोवाइड की। मैं अपने जूनियर्स को बोलना चाहूँगी कि आप सब ऐसे ही अपनी हार्ड वर्क देते रहें और स्कूल को मैं जूनियर्स को बोलना चाहूँगी कि ऐसे ही हार्ड वर्क करते रहें और स्कूल का और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराते रहें। I want to pursue medical and want to become a doctor. ग्रीन हिल्स ग्लोबल एकेडमी का क्लास 10 सीबीएसई का रिज़ल्ट 100% रहा। बहुत सारे बच्चे हैं जो हमारे टॉप रैंकर्स हैं, उनके जैसे इरा मलिक 97.6% मार्क्स के साथ हैं। मैं सब बच्चों को बधाई दूंगा इस चीज़ के लिए, सभी बच्चों को जिन्होंने स्कूल का रिज़ल्ट 100% बनाने में बहुत मेहनत की। इसके साथ ही वो पात्र हैं हमेशा इस बधाई के, उनकी मेहनत के लिए। पर किसी भी बच्चे के अच्छे मार्क्स आना सिर्फ उस बच्चे की अपनी मेहनत पर नहीं है। ऐसा भी संभव है कि ये 97% मार्क्स और भी लोगों के बच्चों के आए होते। हमें ढूंढना ये भी है कि वहाँ पर कहाँ कमी रही है। कहीं स्कूल की तरफ से कोई कमी रही है तो अगले समय में वह ना रहे। और अभिभावकों को भी देखना होगा, किसी बच्चे के अच्छे मार्क्स आने में 100% बच्चे की मेहनत नहीं होती। उसमें आसपास का माहौल, परिवार में उसे कितना सहयोग मिला, परिवार में क्या उसकी पढ़ाई को बोझ की तरह समझा गया या उसकी पढ़ाई को अपने सपने की तरह देखा गया। अधिकतर अभिभावकों का जब रुख यह रहता है कि बच्चा घर में देखता है कि उसकी पढ़ाई उसके माँ बाप के लिए, उसकी फ़ीस, उसकी किताबें बोझ बन गई हैं, तो जो चीज़ बोझ होगी उसमें बच्चा कैसे अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा। इसलिए अभिभावकों से अनुरोध भी है कि ख़ास तौर पर बच्चे को पढ़ाई बोझ जैसी ना लगे, ऐसा वातावरण वो घर में ज़रूर रखें। शिक्षक से मैं कहूँगा कि इस बात से उत्साहित तो रहें, लेकिन अति उत्साहित ना हो। अभी सफ़र की शुरुआत है, बहुत आगे तक जाना है। देखिए, इनका सभी बच्चों का भविष्य उज्जवल है। जैसे कहते हैं ना, बच्चे के पाँव पालने में दिखाई देते हैं, तो ये 10वीं क्लास तो पालना है। अब ध्यान करना है कि 12th क्लास जो एक माइलस्टोन बनेगी, ये बच्चे इससे और बेहतर वहाँ परफॉर्म करें और इनके साथ प्रेरणा लेकर के और बच्चे भी जुड़े। पहले तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी इरा मलिक ने स्कूल टॉप किया है
मुझे बहुत खुशी है, बहुत अच्छा लग रहा है। किस तरह से इतनी मेहनत? सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र है, और दूसरा मेरी बेटी की अपनी मेहनत, स्कूल की मेहनत, और हमारी तो इतनी रह नहीं पाई। स्कूल का अच्छा सपोर्ट रहा है मेरी बेटी के लिए। किस तरह से धन्यवाद करेंगे? मैं स्कूल का पूरा धन्यवाद करूंगा। शुक्रिया सभी का, पूरे स्टाफ का, खास तौर पे प्रिंसिपल सर का, और जी जो मेरी बेटी की टीचर रहे, पढ़ाया है जिन्होंने, सभी का अच्छा ही रहा है। भविष्य में क्या सोचा है? मैं कोई बर्डन अपनी बेटी के ऊपर नहीं छोड़ना चाहता, ना देना चाहता। उसकी जहां उसे अच्छा लगे, वो मेडिकल लाइन में जाना चाहती है। बेस्ट ऑफ लक उसके लिए, अच्छा और अच्छा करेगी मेरी बेटी। आपकी तरफ से फुल सपोर्ट रहेगा? फुल सपोर्ट रहेगा, फुल सपोर्ट मेरी तरफ से। आपके यहाँ पर हाँ, प्रेरणा रहेगा जी। सभी की बेटी अच्छा कर सकती हैं, और मैं सभी अपने समाज से कहूँगा कि बेटियों को बेटों से कम ना समझें, और बेटियों पे अच्छे से पढ़ाई के लिए पूरा सपोर्ट रखें, अपनी बेटियों को आगे निकलने और आगे जाने दें। इस वक्त की एक और खबर उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर नगर से सामने आ रही, जहां आज विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उप जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर एक महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन जसपुर जिलाधिकारी राहुल शाह को सौंपा है। देश में फैले लव जिहाद, धर्मांतरण जैसी बुराइयों को दूर करने की मांग भी उन्होंने की है। अभी एसडीएम महोदय को जो है विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की तरफ से लव जिहाद के प्रकरण में ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, और अभी ज्ञापन दे करके आ रहे हैं। तो विषय हमारा इस प्रकार से है कि जिस प्रकार से अभी नासिक में टीसीएस कंपनी में हिंदू लड़कियों को एक रैकेट के अंतर्गत फंसाया जाने का जो कार्य चल रहा है, टेक महिंद्रा में भी इस तरीके की चीज़ें सुनने आ रही है, और लव जिहाद के साथ साथ कॉरपोरेट जिहाद जो है वो एक चिंता का विषय बनते जा रहा है। तो इस पर हम सरकार से मांग करते हैं कि इसके निमित्त एक कानून बनाया जाए, और लव जिहाद जैसे प्रकरण को आतंकवादी घटना के रूप में सम्मिलित किया जाए, उस पर कठोर कानून बनाया जाए। धर्मांतरण के विरोध को भी, धर्मांतरण को भी एक प्रकार से आतंकवाद की श्रेणी में सम्मिलित किया जाए, और इस पर भी कठोर कानून बनाया जाए। सर्वप्रथम आपका हृदय से धन्यवाद साधुवाद यहाँ उपस्थित रहे। तो हमारा विषय यहाँ पर ये था कि जो बढ़ता लव जिहाद है, धर्मांतरित गतिविधियाँ हैं, इस प्रकार की जो अन्य प्रकार की घटनाएं समाज में हो रही हैं, निरंतर समस्त क्षेत्रों में, संपूर्ण भारत में इस प्रकार की घटनाएं, कहीं टीसीएस कंपनी हो या कहीं किसी प्रकार के, कहीं दिल्ली क्षेत्र हो या फिर उत्तराखंड क्षेत्र हो, बहुसंख्यक रूप से ये लव जिहादी व्यक्ति, जो जिहादी मानसिकता के पूर्व व्यक्ति हैं, असामाजिक व्यक्ति हैं, एक असामाजिक मंशा के साथ हिंदू की बहन बेटियों को छलने का, उन्हें अपना नाम बदलकर छलने का कार्य कर रहे हैं, और उन्हें धर्मांतरित का दबाव डालते हैं। कहीं 36 टुकड़ों में, कहीं 35 टुकड़ों में बांटने का काम उस पर करते हैं। तो उसके निमित्त, उसके विरोध में आक्रोश व्याप्त करने के लिए ऐसा केंद्र से की योजना थी, ऐसे रचना की गई है कि प्रत्येक जिले, प्रत्येक प्रखंडों में जाकर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता समस्त हिंदू समाज के सहयोग से और उप जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे राष्ट्रपति महोदय के लिए। उसमें हमारी कुछ मांगे हैं, जो केंद्र स्तर पर जो हमारा एक लव जिहाद के रूप में, लव जिहाद के लिए और धर्मांतरण के लिए एक केंद्र स्तर पर एक कानून बनाए, जिससे एक उचित दंड इन व्यक्तियों को मिलना चाहिए जो असामाजिक मंशा से काम कर रहे हैं। संपूर्ण भारत में जिस प्रकार की असामाजिक गतिविधियां इनके द्वारा घटित होती हैं, उन पर जो कठोर कार्रवाई हो, ऐसी मांग है। और जो अतिक्रमण, जो भारी मात्रा में अतिक्रमण सार्वजनिक जमीन पर किया जाता है इन असामाजिक तत्वों के द्वारा, वो सब हटे, ऐसी सरकार से हमारी मांग है। केंद्र स्तर पर हमारा एक केंद्र स्तर पर एक कानून बने लव जिहाद और धर्मांतरण को लेकर। जय श्री राम। कटिहार जिले के सेमापुर ओपी थाना क्षेत्र के कावर पंचायत अंतर्गत लक्ष्मीपुर झाड़ी टोला में एक निलंबित होमगार्ड जवान की चाकू मारकर हत्या कर जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया। घटना के बाद आपको बता दें कि माहौल दहशत का हो गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक उमेश यादव पिछले करीब 2 वर्षों से किसी कारणवश निलंबित थे और अपने घर पर ही रह रहे थे। बीते देर रात वह अपने घर में सो रहे थे। इसी दौरान किसी पुराने विवाद को लेकर उन पर चाकू से हमला कर दिया गया, जिससे उनकी मौत हो गई। आरोप है कि गाँव के ही सुनील यादव ने सोते समय उमेश यादव के गले पर चाकू से वार कर उनकी निर्मम हत्या कर दी है। और घटना के संबंध में मृतक की पत्नी विमला देवी और बहू मौसम कुमारी ने बताया है कि देर रात अचानक चीख पुकार की आवाज सुनाई दी है। इसके बाद आनन फानन में घटना की सूचना
सीमापुर ओपी थाना को दी गई है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी रमाशंकर कुमार अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे हैं और साथ ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल कटिहार भेज दिया है। मेरा नाम मौसम। रात में 12:30 में क्या घटना घटा? घटना है गले में चाकू लगाया है। कौन मारा है? सुनील यादव। किसको मारा है? अब उमेश यादव को। कौन है उमेश यादव? मेरा पति है। कब मारा? शुक्र रात में करीब 12:30 बजे रात में। क्या पहले से कुछ विवाद हुआ था? पहले विवाद था कि जमीन विवाद था। पहले 2-3 दा मार किया था और वो गले में चाकू लगाया था। तो रात में आप उसको मार के भागते हुए देखे? कितना लोग था वो लोग? अकेले था। अकेले चाकू एक केठो मारा और घींच को भागते रहा। उसके बाद क्या किया? हल्ला किए। फिर क्या हुआ? हल्ला किया तो वो लोग आया, गया को फोन लगाते तो फोन नहीं करेगा है तो बोला कि नहीं हम मुरूख हैं नहीं जानते हैं। तो वो 2 ठो प्रशासन है 4 ठो उसको बोले कि बेटा सेकंड ठो हमको पुतहू को फोन लगा दीजिए। न बेटी है लिखल मोबाइल में, मोबाइल बोलता है, नाम लिखल है सुलेखा बेटी, उसको फोन लगाइए से किसी को फोन कर देगा 112 को। क्या पति आपके क्या काम करते थे? पहले काम करता था होम गार्ड रहा। रिटायर्ड हो गए थे? रिटायर नहीं हो गया, 2 साल नौकरी था। अभी नौकरी बचा हुआ था? बचा हुआ था। अभी छुट्टी में थे, घर आए हुए थे? नहीं अभी कहाँ, 2 साल पहले। आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि हमको पति को गला काट दिया, हम सजाए ऑर्डर चाहते हैं। क्या नाम है आपका? आपका नाम? बिमली देवी। पति का नाम? पति का नाम उमेश यादव। कौन सा जगह ये? ये कौन सा जगह है? ये जगह है काबर कोठी लक्ष्मीपुर झारी टोला। हमको ये जानकारी है कि हम मायके में थे और यहाँ पे मेरी सास बोली सुनील यादव जो है ना गला में चाकू भोग। तो यहाँ अग्निशामक वाले सर हैं उनके पास भी हल्ला की। तो चाचा लोग आए थे बगल से, तो अग्निशामक वाले सर के पास गए, बोले कॉल किसी को कर दीजिए, एक को तो सबको कॉल कर देगी। तो मेरे बड़ी वाली ननद को कॉल गई, तो वो अपना बहू को बोली, वो हमको कॉल की 12 बजे के आसपास में। तब हम सास को कॉल किए क्या हुआ है, तो सास बोली कि सुनील यादव गला में चाकू भोग दिया है। तब हम 112 में तुरंत कॉल किए, तो फिर प्रशासन तुरंत आई। तो यहाँ पे उनका मेरे ससुर का डेथ हो गया था। क्या काम करते थे? होम गार्ड में थे। तो वर्तमान में काम कर रहे थे या रिटायर? नहीं थे, वो रिटायर भी नहीं हुए थे। 2 साल पहले उनका राइफल चोरी हो गया था उन्हीं लोग के द्वारा। सस्पेंड थे? हाँ सस्पेंड थे। 21 दिन में राइफल बरामद हुआ था, उसके बाद से सस्पेंड नहीं थे। आप कौन हुए? हम उनके बहू। क्या मांग करते जिला प्रशासन से? क्या मांग? हम यही मांग करते हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, उनको फांसी का सजा भी पड़ जाने फिर भी कम हो जाए। मेरे ससुर तो वापस नहीं आएंगे दुनिया में। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मौसम। खबर लखीसराय से है, जहां सदर में 9 से 23 अप्रैल 2026 तक चल रहे पोषण पखवाड़ा के अंतर्गत बाल विकास परियोजना पदाधिकारी श्री अध्यक्षता में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य मातृ एवं शिशु पोषण के प्रति जागरूकता बढ़ाना और कुपोषण उन्मूलन को बढ़ावा देना था। कार्यक्रम में आंगनबाड़ी सेविकाओं सहयोग और साथ ही वहां पर स्थानीय महिलाओं से सक्रिय भागीदारी उन सभी ने निभाई है। कार्यक्रम की शुरुआत रंगोली से हुई, जिसमें अनाज, दाल और हरी सब्जियों के माध्यम से संतुलित आहार का संदेश दिया गया। पारंपरिक वेशभूषा और महिलाओं ने कार्यक्रम को और भी सांस्कृतिक रूप दिया है। इसके बाद जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें स्तनपान, स्वच्छता, टीकाकरण और पोषण संबंधी संदेश भी दिए गए। अंत में कुपोषण मुक्त समाज के निर्माण की शपथ दिलाई गई। जिला कोटा ग्रामीण पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में नकदी जब्त की है। पुलिस थाना कनवास की टीम ने कार्रवाई के दौरान 46,77,860 रुपए बरामद किए हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक कार में अवैध नकदी का परिवहन किया जा रहा था। इस पर टीम ने नाकेबंदी कर संदिग्ध वाहन को रोका है। तलाशी के दौरान कार से बड़ी मात्रा में नकदी बरामद हुई है। वाहन की जब्त और साथ ही नकदी परिवहन में प्रयुक्त कार को भी पुलिस ने जब्त कर लिया। अधिकारियों का बयान, जिला पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सुजीत शंकर के द्वारा की गई अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने और अपराध के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। नकदी के स्रोत की पड़ताल की जा रही है।
लगने वाले आरोपियों ने भरोसे का फायदा उठाते हुए घर में रखे सोने चांदी के जेवरात और नकदी पर किया है हादसा। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी धर्मेंद्र को किया है गिरफ्तार। वहीं आरोपी की निशानदेही पर करीब 50 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात के बरामद मामले में आरोपी महिला अब तक फरार है। एसपी मोनिका सैन के नेतृत्व में सोजत पुलिस उप अधीक्षक रत्नाराम देवासी की सुपरविजन में थानाधिकारी कमला लोहार के नेतृत्व में टीम ने सफलता प्राप्त की है। उनियारा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, दुकानदार से मारपीट के मामले में मुख्य आरोपी गिरफ्तार। पुलिस अवैध पिस्टल टोक जिले की उनियारा थाना पुलिस ने दुकानदार अजय गुप्ता के साथ हुई मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के मामले में प्रभावी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी राम सिंह गुर्जर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। घटनाक्रम के अनुसार 9 अप्रैल 2026 की रात आरोपी राजा बाबू गुर्जर और साथी राम सिंह गुर्जर ने रॉयल एनफील्ड बाइक पर आकर दुकानदार को दुकान से बाहर खींचकर उसके साथ मारपीट की थी और अवैध देसी पिस्टल दिखाकर उससे धमकाया भी था। पुलिस ने मामले को गंभीरता से देखते हुए विशेष टीम का गठन किया और पूर्व में गिरफ्तार राजा बाबू गुर्जर के साथ अब मुख्य अभियुक्त राम सिंह गुर्जर को धर दबोचा है, जिसकी निशानदेही पर ज्योति नगर कॉलोनी स्थित एक खंडहर कुएं के पास पत्थरों की ढेर के नीचे छुपाई गई वारदात में प्रयुक्त अवैध पिस्टल बरामद कर ली गई है। जो प्रकरण दर्ज हुआ था उसमें क्या हुआ, कार्रवाई क्या करी आपने? दिनांक 9/4/2026 की रात्रि को अजय गुप्ता दुकानदार ने एक प्रकरण दर्ज कराया था कि रात्रि के 10 बजे करीबन मेरी दुकान पर 2 आरोपी जिसमें राजा बाबू गुर्जर और मैं ये क्या नाम से हैं राम सिंह गुर्जर रॉयल एनफील्ड गाड़ी से आकर मेरे को दुकान के अंदर से खींचकर बाहर लाकर मेरे साथ मारपीट की और देसी पिस्टल से मुझे धमकाया गया, जिस पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया। उच्च अधिकारियों के निर्देशन पर एक थाना स्तर पर टीम गठित की गई। टीम द्वारा उच्च अधिकारियों के निर्देशन पर त्वरित कार्रवाई करते हुए राजा बाबू गुर्जर को पूर्व में गिरफ्तार किया जाकर न्यायालय में पेश किया जा चुका है और मुख्य अभियुक्त राम सिंह गुर्जर को गिरफ्तार किया जाकर उससे गहनता से पूछताछ की जाकर और उसके द्वारा जो घटना में पिस्टल प्रयोग में ली गई थी उसको आज बरामद किया गया है और बाद अनुसंधान उसको न्यायालय में पेश करने पर न्यायालय द्वारा उसको न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाने के आदेश दिए गए हैं, जिसको मामले के अंदर कई और भी आरोपियों का ऐसा प्रकरण दर्ज हुआ था। प्रकरण में कुल 3 नामजद आरोपी है, जिसमें से 2 गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अब तीसरा आरोपी जो सांवरिया कैफे का मालिक है, उसके संबंध राजा बाबू खटीक, उसके संबंध में अभी अनुसंधान जारी है। पुलिस ने आज पिस्टल बरामद करी है, कहां से करी है? आज जो पुलिस द्वारा मुलजिम जो राम सिंह गुर्जर की सूचना पर उनियारा के पास कृषि मंडी रोड पर जो नई कॉलोनी ज्योति नगर के नाम से, उसके ज्योति नगर के अंदर एक खंडर कुआं है, वहाँ उसके पास एक पत्थरों के ढेर के नीचे से बरामद की गई है। इस घटना को लेकर अब आरोपी जो हैं सभी लगभग गिरफ्तार हैं और आगे की कार्रवाई जारी है, लेकिन पुलिस ऐसे आरोपियों के खिलाफ जो कार्रवाई कर रही है इसमें आमजन को क्या संदेश देंगे? पुलिस की तरफ से हम आम जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि किसी के भी साथ कोई घटना हो तो निसंकोच होकर सूचना देवें पुलिस को, और उसकी एक सूचना मौखिक भी हो सकती है और रिटर्न भी हो सकती है, तो उस पर त्वरित कार्यवाही की जाकर अपराधी कितना भी बड़ा हो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा इस संबंध में सख्त संदेश है कि अपराधी इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।